नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जो 1 तारीख को सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी ये क्लास है। ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका PYQ पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। सीजी टेट प्राइमरी, ठीक, कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, 23 जून, ठीक, 2024 को ये पेपर हुआ था। जो लास्ट टेट का एग्जाम था उसके ये क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट के ये क्वेश्चन है प्राइमरी के। ठीक है, क्लास 1 to 5 तक के लिए जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसके ये क्वेश्चन है। जून 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ था। जून 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके सीडीपी और हिंदी के क्वेश्चन अभी हमको करने हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी लेवल के क्वेश्चन है, बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी तैयारी इसमें होगी। चलो, कोई भी टेट का एग्ज़ाम या टीचर भर्ती का एग्ज़ाम बिना जिन प्याजे के ख़त्म नहीं हो सकता, ना चालू नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन ये जिन प्याजे से, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ठीक है, संज्ञात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है आपका 2 से 7 वर्ष। क्या है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है। जिन प्याजे ने कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था बताई है ना। जन्म से 2 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, संवेदी अवस्था। ठीक है। उसके बाद 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। फिर 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। फिर 11 वर्ष से अधिक 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, जिसको अपन किशोरावस्था बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। जिन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई है विकास की। पहली अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चा अपने सेंसर के द्वारा सीखता है। हमारे पास 5 सेंसर हैं: आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। ठीक है। ये पांचों संवेदी अंग से ही बच्चा सीखता है। और यही सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, मतलब वस्तु स्थायित्व का। 0 से 2 साल के बच्चे को पूछोगे बेटा मोबाइल कहाँ है, तो वो मोबाइल को छू के बताएगा। 0 से 2 साल के बच्चे को पूछोगे बेटा छिपकली कहाँ है, तो वो दीवार में बताएगा। मतलब उसको वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। और वो सीखता किससे है? अपने सेंसर से। दूसरा होता है 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के सामने जो भी चीजें आएगा वो उसको देखेगा, समझेगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। क्रिया के पहले की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, क्रिया के पहले की अवस्था। अगर बच्चे को बोलोगे कि भैया ये एक पजल है, इसको छोटे से बड़े में अरेंज करो, वो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ देखेगा। ठीक है। तो क्रिया करने की पहले की अवस्था। उलट पलटवादी, है ना, जीववाद, ये सब बच्चे में नहीं होता। इस उम्र के बच्चे में अगर बच्चा मान लो किसी कुर्सी से टकरा के गिर गया, तो बच्चा क्या बोलता है रोते रोते? वो कुर्सी को मारो, कुर्सी ने मुझे गिराया। जबकि बच्चे को ये नहीं पता कि वो कुर्सी निर्जीव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसी टाइप की पूरी क्रियाएं होती है ना। उसमें आकार का ज्ञान नहीं होता। अगर एक गिलास में आप पानी रखे हो, बड़े गिलास में, और एक बड़ी गंजी में पानी रखे हो, तो वो गिलास को बड़ा देख के गिलास के पानी को ज्यादा बोल देगा। ठीक है। बच्चा नोट और सिक्के में कौन सा ज्यादा है ये नहीं समझ पाएगा। बच्चा उलट पलटवादी, बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, इसको नहीं समझ पाएगा। क्रिया करने की पहले की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा, तीसरा क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब अब क्रिया करने लगेगा। वो जीववाद समझ जाएगा, उलट पलटवाद समझ जाएगा, आकार में बड़ा छोटा समझ जाएगा। और इसी 7 से 11 वर्ष में बच्चा तर्क करना चालू कर देता है। तर्क करना चालू कर देता है, ये पूछता है। ठीक है। तार्किक रूप से सोचना चालू कर देता है। वो तर्क करेगा क्या? कि अभी पंखा चल रहा है इसीलिए हवा आ रही है, मतलब जो चीजें देख रहा है उसके अनुसार वो विचार करना चालू करेगा। तीसरा होता है 11 से अधिक चौथा होता है 11 से अधिक वर्ष
अमूर्त संक्रियात्मक, मतलब इसमें बच्चा वो चीजें भी सोच लेगा जो उसके सामने नहीं है, वो ख्यालों में चिंतन करने लगेगा, वो वैज्ञानिक सोच लाने लगेगा और अमूर्त चिंतन करने लगेगा। तो क्या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चार अवस्था बताई है। पहली है संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, है ना, पूर्व संक्रियात्मक, है ना, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्सर्ट ऑपरेशनल, फिर अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्नर ऑपरेशनल। ठीक है, ये चार अवस्था बताई है, ये चार अवस्था बताई गई है। यहां तक हो गया। चलो, तो पूर्व संक्रियात्मक क्रिया के पहले की अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, जिन प्याजे ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जिन प्याजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जिन प्याजे ने दिमाग पर काम किया है, संज्ञानात्मक, जितने भी दिमाग के काम होते हैं वो संज्ञानात्मक होते हैं। कॉग्निटिव, ठीक है, तो क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास में कौन आएगा, लेव वैगोस्की आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक का विकास प्रारंभ होता है, बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है भाई, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में बच्चा जैसे ही पेट में बनने लगता है विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर के अंगों का विकास होता है, बढ़ता है। ठीक है, गर्भावस्था से पूर्व नहीं लगाना है, गर्भावस्था में विकास होता है। गर्भावस्था कितने दिन का रहता है, 280 दिन, 9 माह या 40 सप्ताह, ये तीनों आपको याद करना है। ड्यूरेशन पूछ देता है, मानव में गर्भावस्था 9 माह रहेगा या 280 दिन या 40 सप्ताह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है ना, संघर्ष और तनाव और तूफानी काल किसने कहा था, स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने कहा था। स्टेनली हॉल ने कब कहा था, 1904 में। इनकी पुस्तक है क्या, एडोलेंस। एडोलेंस में कहा था, है ना, कि किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। क्यों भैया, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे में इतने इतने हार्मोनल चेंज होते हैं कि वो बहुत ज्यादा विचलित होता है, और इसी समय अगर बच्चों को संभाल लिए तो बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा, और बच्चा विचलित हो गया तो असामाजिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं, जितना डिस्कशन हो सकता है करते हैं। तो सब सरल क्वेश्चन थे दोस्तों। हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है, बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती आने का है। जैसा कि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेके फरवरी में नोटिफिकेशन जारी करने का कहा था, और उसी तारतम्य में एक फर्जी लेटर भी इधर उधर घूम रहा था जिसमें 6 फरवरी को एप्लीकेशन ओपन होने की बात कही थी। तो मैं एक बता दूं कि जब तक आपका टेट का एग्जाम ना हो जाए, रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, जब तक आपका टेट का एग्जाम ना हो जाए, मतलब 1 तारीख से बाद ही कुछ हो पाएगा। पर मुझे लगता है कि जब तक टेट का एग्जाम ना होके मॉडल आंसर ना आ जाए, तब तक आपका टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी। अगर बहुत जल्दी भी आ गई तो फरवरी लास्ट में आएगी। ठीक है, फरवरी लास्ट में आएगी, और लास्ट में फरवरी के नहीं आएगी तो मार्च अप्रैल में, अप्रैल में तो 1,00,000% टीचर की वैकेंसी दिख सकती है आपको। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षक भर्ती की भी क्लास चल रही है हमारे यहाँ, सीजी टेट और सी टेट की भी क्लास चल रही है। अब सीजी टेट का अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप अपने तैयारी को हमारे मॉक टेस्ट के द्वारा जांच सकते हैं। आपको मात्र 149 रुपए में सीजी टेट के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सीजी टेट के लिए, और 15 टेस्ट रहेंगे जिसमें 10 सब्जेक्टिव वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर का प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी संस्था के द्वारा क्लास आयोजित किया जा रहा है। अभी नापजोक चल रहा है, 6 तारीख को खत्म होगा। ठीक है, उसके 1 महीने तक रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसका भी अप्रैल मई में, अधिकतर होता है कि गर्मी के पेपर में ही इसका प्री और मेंस, गर्मी के समय प्री और मेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन, सहसावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती। बहुत सारी बात है। सहसावस्था में बच्चा जब छोटा रहता है, 0 से 2 साल का रहता है ना, इन्फेंसी स्टेज में सबसे जल्दी सीखता है, सबसे जल्दी बढ़ता है। ठीक है, ये कथन किसने कहा है, ये कथन कहा है आपके वाटसन ने। किसने कहा है, जेबी वाटसन ने, जो किसके जनक है, व्यवहारवाद के जनक है। ऑप्शन ए। दोस्तों जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उनके आपको कथन थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। 2024 का टेट का एग्जाम है ना, 23 जून 2024 का। ठीक है, चलिए वाटसन ने कहा था ये कथन। आगे देख लेते, प्राइमरी का पेपर है 1 से 5 वालों के लिए। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। किशोरावस्था में किस चीज का विकास नहीं होता, आपको पता है कि किशोरावस्था में आखिरी चरण में शारीरिक विकास भी होता है,
संवेगात्मक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। भाषा विकास कब होता है? भाषा विकास आपका हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष में भाषा विकास हो जाता है और 85% दिमाग का विकास भी हो सकता है। भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। इसमें भाषा सीखता है बच्चा अनुकरण के द्वारा, इसलिए घर में बच्चों के सामने अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छे लैंग्वेज बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है, भाषा विकास नहीं होता क्योंकि भाषा सीख चुका होता है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है ना? तार्किक सोच फिर कौन आ गए? पियाजे जी आ गए। तार्किक सोच पियाजे जी आ गए। आपको पता है इन्फेंसी स्टेज में सेंसरी मोटर में सेंसर के द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक में देखता है पर कुछ क्रिया नहीं कर पाता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चा क्या करता है? तर्क करना चालू कर देता है। तर्क क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तर्क मतलब कार्य कारण परिणाम। ठीक है, अभी धूप इसलिए लग रही है क्योंकि सूरज उगा हुआ है। ये क्या है? कार्य कारण परिणाम है। तर्क तार्किक आधार पर तथ्यों पर बात करता है। ठीक है, जो चीज देखता है उस पर बात करता है। उसके बाद जब अमूर्त संक्रियात्मक में जाता है, फॉर्मर ऑपरेशन में, तो वो उन चीजों पर भी बात करने लगता है जो उसने नहीं देखी है या जो नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो तर्क मतलब जो यहां पे प्रेजेंट में है, किसमें? 7 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। कौन सा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए, 7 से 11 वर्ष में पियाजे के अनुसार। ठीक है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो इससे पहले वाला प्रश्न था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। 6 वर्ष के बालक का 85% तक मानसिक विकास हो सकता है। शैशव अवस्था में भाषा क्या होती है? शैशव अवस्था में 0 से 2 वर्ष में भाषा होती है एक आध शब्द बोलना और बड़बड़ाना। ठीक है, बबलाना। चलो, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो भैया विकास का ही जो मेन आधार है व्यक्ति की योग्यताओं को बाहर निकालना, उसको कैपेबल बनाना। ठीक है, तो ये कहा है किसने? हरलॉक ने। किसने कहा है ये? हरलॉक ने। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी प्रक्षेपित विधि है? नहीं है पूछ रहा है। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? ठीक है, प्रक्षेपित विधि क्या होता है? ऐसे मेथड, ऐसे टेस्ट, ऐसे मेथड जिसको दिखाने से व्यक्ति की अंदर छुपी हुई भावनाएं, व्यक्ति की अंदर छुपी हुई कुंठा, व्यक्ति जिस भावनाओं को दबा के रखा है वो भावनाएं बाहर आ जाए। प्रक्षेपित मतलब सामने इमेज बनाना। अगर आप किसी चीज को देखकर जो रिएक्ट करते हो वो आपका प्रक्षेपण है। तो कौन सी विधि प्रक्षेपित विधि नहीं है? आपको पता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये क्या है? ये बुद्धि परीक्षण है। ये क्या है? ये बुद्धि परीक्षण है। ये प्रक्षेपित विधि नहीं है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। प्रक्षेपित विधि के बारे में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, पूछ लेता है आजकल। प्रक्षेपित विधि मतलब ऐसे टेस्टिंग मेथड जिसको देखकर आपकी अंदर की दबी हुई भावनाएं याद आ जाए। ठीक है, पहला होता है आपका रोरसा परीक्षण। रोरसा परीक्षण इसके बारे में पूछा गया है। रोरसा परीक्षण क्या होता है? रोरसा परीक्षण में स्याही के धब्बों को दिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है? स्याही के धब्बों, है ना? स्याही के धब्बों को दिखाकर आपको पूछा जाएगा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। अगर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे धब्बे हैं, है ना, स्याही के, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा ये प्लस है, कोई और कुछ बोलेगा। तो जिसके अंदर जैसी भावना रहेगी वो वैसी भावना को प्रकट करेगा। ठीक है, ये पहला प्रक्षेपित विधि है। दूसरा प्रक्षेपित विधि है आपका थीमेटिक एब्सॉर्सर टेस्ट, जिसको बोलते हैं टैट। थीमेटिक एब्सॉर्सर टेस्ट, जिसको बोलते हैं टैट। इसमें आपको क्या किया जाएगा? एक पिक्चर दिखाया जाएगा और उस पिक्चर के अनुसार आपको अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। तो जब चित्र दिखा के बोला जाता है तो उसको बोलते हैं टैट, थीमेटिक एब्सेप्सर टेस्ट, है ना? चित्र दिखाकर कहानी बनाने बोलेगा। तीसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आपको शब्द को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देनी है ना? कोई बोला दुश्मन तो आप किसी अपने एक दुश्मन का नाम ले दिए, कोई बोला दोस्त तो दोस्त का नाम ले दिए। शब्द को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देनी है, इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब मैं बोल दिया आस्की टू, तो कई लोग क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे प्रेमिका को याद करके, कई लोग दुखी हो जाएंगे प्रेमिका को याद करके। तो ये कौन सी विधि होती है? ये सब प्रक्षेपित विधि होती है जिसमें आपकी भावनाएं बाहर आती है। अब देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये बुद्धिमापी है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आईक्यू टेस्ट बुद्धिमापी है। इसमें क्या होता है? इसमें ये अपडेट है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण एक अपडेट परीक्षण है।
ठीक, इसमें क्या किया गया है, इसका प्रतिपादन किया है टर्मन ने। किसने? टर्मन ने। और टर्मन कहां के प्रोफेसर थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण एक अपडेट परीक्षण है साइमन बीने परीक्षण का। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण एक अपडेट परीक्षण है साइमन बीने परीक्षण का, जिसका विकास टर्मन ने किया। टर्मन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इस परीक्षण में 90 प्रश्न है। इस परीक्षण में 90 प्रश्न है और ये कौन से आयु वर्ग? 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह परीक्षण जो 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें मैं बता दूं आपको, बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। बीने ने सर्वप्रथम क्या बनाया? बुद्धि परीक्षण बनाया। ठीक है, इसमें मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। किसका? मानसिक आयु, यह पूछा गया था अभी। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, 1912 में मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में किसने? विलियम स्टर्न ने शामिल किया। बीने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द को इंट्रोड्यूस किया। मानसिक आयु शब्द को 1912 में किसने? आपके विलियम स्टर्न ने बुद्धि परीक्षण में शामिल किया। ठीक है, मानसिक आयु शब्द को। और परिभाषा दिया MA मेंटल एज डिवाइड बाय CA क्रॉनिकल एज। ये परिभाषा दी किसने? आपके विलियम स्टर्न ने। और इस परिभाषा में इनटू 100 किसने किया? टर्मन ने किया। तो बुद्धि परीक्षण का संशोधित सूत्र किसने दिया है? टर्मन ने दिया है 1916 में, MA अपॉन CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। जबकि आपके विलियम स्टर्न ने केवल MA अपॉन CA किया था। मानसिक आयु की अवधारणा बीने ने दिया। मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में स्टर्न ने शामिल किया। और बुद्धि परीक्षण का अपडेट आपका फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। ठीक है, ये सीक्वेंस से आपको याद करना है, अभी इससे पूछा जाने लगा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष किसमें सम्मिलित रहते हैं? देखिए, परिणात्मक मतलब आपका परिणाम। मान लो परिणाम, जैसे आकार बढ़ रहा है, देख सकते हो। ऊंचाई बढ़ रहा है, देख सकते हो। लंबाई बढ़ रहा है, देख सकते हो, है ना। तो जहां कुछ परिमाण आए, एक वॉल्यूम आए, एक वैल्यू आए, वो आता है परिणात्मक पक्ष। और गुणात्मक पक्ष में क्या आता है? क्षमताएं आती है। क्षमता, अब मैं इंग्लिश पढ़ने की क्षमता है, वो दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। वो मेरे अंदर क्षमता है, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, ये दिख रही है, इसको नाप सकते हो। अब मेरा गणित सॉल्व करने का क्षमता है, तो मैं क्या 10 किलो गणित सॉल्व कर लूंगा? 15 किलो कर लूंगा? इस क्षमता को किसी भी वॉल्यूम में मापा नहीं जा सकता। तो जो क्षमताएं होती है वो गुण होता है, गुणात्मक पक्ष, और जिनको मापा जाता है वो परिणात्मक पक्ष होता है। तो याद रखना, जो विकास होता है वो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। जो विकास होता है वो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। चलो, विकास मतलब टैलेंट को तो ठीक है गुणात्मक है, लेकिन इसको मापेंगे कैसे? बुद्धि परीक्षण द्वारा हम अपने टैलेंट को माप भी सकते हैं। जैसे मेरा आयु 140 आ गया तो मैं प्रतिभाशाली बालक हो जाऊंगा। मेरा आयु 110 आया तो मैं सामान्य बालक हो जाऊंगा। मेरा आयु 70 आया तो मैं स्लो लर्नर हो जाऊंगा। नाप रहे हैं ना। तो विकास में परिणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन वृद्धि में केवल परिणात्मक पक्ष होते हैं। वृद्धि को केवल मापा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, विकास जो होते हैं गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, किशोरावस्था के बाद तक, और विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, चलो, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है एडलर को। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एडलर को। इसने अपने सिद्धांत में व्यक्तियों का अध्ययन किया और क्या क्या दिया? हीन भावना। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका श्रेष्ठता की भावना। क्या? श्रेष्ठता की भावना। उसके बाद है सामाजिक रुचि, है ना। अब मनोविज्ञान मतलब आदमी को पढ़ना है। हर व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना होती है, और उस हीन भावना को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? आगे बढ़ता है। मेरी नौकरी नहीं लगी है, मेरे अंदर हीन भावना है कि मैं बेरोजगार हूं, उसके लिए क्या करूंगा? मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा और नौकरी लगाऊंगा। तो ये व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है।
व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। पर अत्यधिक हीन भावना होने से क्या आ जाएगा, कुंठा आ जाएगा, व्यक्ति कुंठित हो जाएगा। ठीक है, तो हीन भावना एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। दूसरा, श्रेष्ठता की भावना, इसमें व्यक्ति क्या करता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तीसरा होता है सामाजिक रुचि, इसमें व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है और उसी प्रकार व्यवहार करता है। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्म जाता है एडलर, इन्होंने व्यक्तियों की ये भावनाओं को बताया है कि हर व्यक्ति में एक हीन भावना होती है जिसके कारण वो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। जरूरत से ज्यादा हीन भावना होने पर वो कुंठित हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, हर कोई दिखाना चाहता है, श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, इसलिए वो वैसा व्यवहार करता है कि वो श्रेष्ठ दिखे। उसके बाद सामाजिक रुचि, व्यक्ति क्या करता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो उस प्रकार का व्यवहार करता है कि समाज की आवश्यकता पूरी हो। सबसे पहले हीन भावना पूरी होगी, हीन भावना पूरी होगी तो श्रेष्ठता आएगा, और जब व्यक्ति के पास श्रेष्ठता आ जाएगी तो वो समाज के लिए कुछ करेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता है एडलर। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, संवेदी मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज शैशव काल, इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज होता है 0 से 2, और सेंसरी मोटर भी जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये प्यूटरी ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों को मैनेज करती है, शारीरिक वृद्धि को मैनेज करती है, और कहां रहती है, हमारे दिमाग के नीचे रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। समाज मतलब मैं बताया हूं बच्चे का समाजीकरण, बच्चा अपने आप को छोड़कर जिससे भी मिलता है वो उसका समाज है। ठीक है, बच्चे का समाज सबसे प्राथमिक समाज होता है उसका परिवार, देन उसका स्कूल सेकंड। तो प्राथमिक समाजीकरण की प्राइमरी यूनिट क्या है, परिवार है। परिवार में भी सबसे पहला क्या है, माता है, और माता बच्चे से सबसे पहला संबंध किससे बनाती है, उसके त्वचा के द्वारा बनाती है, त्वचा के स्पर्श से, ठीक है, सेंसर से। तो समाजीकरण में पारिवारिक संबंध भी आएगा, पड़ोस भी आएगा, और लोगों का व्यवहार भी आएगा। जन्म क्रम समाजीकरण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण, पैदा होते ही जो चीज आपके अंदर रहती है वो क्या है, भूख है। क्या है, भूख है। देखिए ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है मैकडूगल से। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है, 14 मूल प्रवृत्ति बताई है। किसने, मैकडूगल ने। पहली मूल प्रवृत्ति क्या है, पहली मूल प्रवृत्ति है भय, दूसरी क्या है, क्रोध। ठीक है, पहली मूल प्रवृत्ति है भय, दूसरी है क्रोध, है ना, तीसरी है घृणा, तीसरी है कष्ट, चौथी है घृणा, तीसरी है कष्ट, चौथी है घृणा, और पांचवा है क्या, आश्चर्य। आश्चर्य। और ये जो 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने बताई है ये जन्मजात होती है, बच्चों में ये इनबिल्ट पाई जाती है। ठीक है, जब बच्चा भय रहेगा तो क्या करेगा, पलायन करेगा, पलायन करेगा, भाग जाएगा। क्रोध रहेगा तो क्या करेगा, युयुत्सा करेगा, लड़ेगा। कष्ट रहेगा तो क्या करेगा, शरणागत हो जाएगा, शरणागत, किसी के शरण में। घृणा रहेगा तो क्या करेगा, विकर्षण हो जाएगा, नफरत करेगा। और आश्चर्य रहेगा तो क्या करेगा, जिज्ञासु बन जाएगा। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति है और ये संवेग है। ठीक है, आपको पढ़ना है 14 मूल प्रवृत्ति, शुरू के 5 याद रखिए, इसको क्रम में जमाने भी आ जाता है। तो याद रखिएगा जन्मजात प्रेरणा क्या है, इसमें से भूख है। अगला देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। सीखने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन्न न्यास में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। याद रखना जीन पियाजे ने कहा था बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। किसी बच्चे को बोलोगे बेटा ये गर्म चाय है इसको मत छू मत छू, जब बच्चा जब तक नहीं छुएगा, जब तक उसका हाथ नहीं जलेगा, वो नहीं मानेगा कि वो चाय गर्म है। तो बच्चा क्या किया, अपने ज्ञान का निर्माण खुद किया। कैसे, छू के देखकर, नन्हा वैज्ञानिक है वो। तो क्या करना है, शिक्षार्थी मतलब बच्चे द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बच्चा खुद करके सीखेगा, जीन पियाजे जी बोलते हैं। ठीक है, व्यवहार का अवलोकन करना, वो तो इमिटेशन देख के सीख रहा है, खुद कर नहीं रहा है। विश्वास नहीं, अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण नहीं। तो जीन पियाजे जहां भी आएगा तो उसमें बच्चे को आपको वैज्ञानिक मानना है और बच्चा विज्ञान में खुद अपनी खोज करेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहां कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता, इक्विटी और समानता, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, अच्छा सहयोग। तो सबसे पहले निगेटिव वर्ड काट दो, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, लैंगिक भेदभाव निगेटिव वर्ड काट दो,
अच्छा सहयोग मान सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, याद रखना समावेशी शिक्षा में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इक्विटी। क्या रहता है, इक्विटी। इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। इक्विटी मतलब जिसको जितना जरूरत है उतना दो, और समानता मतलब सबको बराबर दो। ठीक है, अब यहां ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट से रेस चालू करते हैं तो ये कहलाएगा समानता। एक ही पॉइंट से रेस चालू करते हैं, ये कहलाएगा समानता। अब ए अच्छा धावक है, ठीक है, बी विकलांग व्यक्ति है जो तेज नहीं दौड़ सकता, तो आप बी को यहां बैठा दोगे, यहां बैठा दोगे। सी भी अच्छा धावक है, दौड़ सकता है, वो भी 0 से चालू करेगा। अब आप देखिए, ए और सी अच्छे धावक हैं, दौड़ सकते हैं, बी विकलांग है, दौड़ नहीं पाएगा उनके जितना तेज, तो आप बी को क्या कर दीजिए, एडवांटेज दे दिए। ठीक है, अब यहां से रेस चालू होगा, यहां से रेस चालू होगा और तीनों यहां पर पहुंचेंगे। पर आप बोलोगे सर आपने बी को एडवांटेज दिया। मैंने बी को इसलिए एडवांटेज दिया क्योंकि इक्विटी है, समता। जो कमजोर है उसको ज्यादा सहायता दो। समता क्या बोलता है, जो कमजोर है उसको ज्यादा सहायता दो, तो हम कमजोर को सहायता दिए और इनके बराबर किए, इसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जिनको स्पेशल नीड्स है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए क्या है, समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का सबसे मूल आधार क्या है, इक्विटी। ठीक है, समता ना कि समानता। समानता मतलब सब बराबर। तो भैया एक आदमी जिसका एक पैर नहीं है और एक आदमी जिसके दोनों पैर है, दोनों को कैसे बराबर मान सकते हो, आप नहीं मान सकते ना। आपको एक पैर वाले को एडवांटेज देना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी और समानता, ऑप्शन बी। ये अपने कोर्स में हमने काफी डिटेल से पिक्चर के माध्यम से भी पढ़ाया है ना। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है। मैं डायरेक्ट बोला क्या, बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है ना, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जीन प्याजे। ठीक, उसके बाद एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और वो लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र कैसे अभिप्रेरित है ना, छात्र ये काम क्यों कर रहा है। ऐसे ही कंडीशन वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, शिक्षक को खुश करना नहीं है, ये निगेटिव वर्ड हो गया। प्रशंसा के लिए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए निगेटिव वर्ड है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, हटाई दो। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, याद रखना अभिप्रेरणा मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाहरी। बाहरी अभिप्रेरणा होती है लालच में, है ना। कोई बच्चा को मां बोली कि जा ये ले 1 किलो दाल लाना और 5 रुपए बचेगा, 5 रुपए का कुरकुरे खा लेना। ठीक, तो बच्चा लालच में वो काम कर रहा है, मतलब वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। अगर उसको कुरकुरे नहीं दोगे वो दुकान नहीं जाएगा। अब एक बच्चा देखता है उसकी मां बहुत मेहनत करती है, वो चाहता है कि मैं अपनी मम्मी की सेवा करूं, और वो बोलता है दो मम्मी, बाजार से मैं सामान ला लेता हूं, और उसको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा करना चाहता है। मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। बच्चे को कुछ दो ना दो वो काम को करेगा ही। यहां बोल रहा है कि भैया छात्र को गिटार सीखने में मजा आता है, मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है और लंबे समय तक गिटार बजाने के बाद भी वो परेशान और थक नहीं रहे। मतलब क्या है, उसको मजा आ रहा है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो वो अभिप्रेरणा कैसी है, आंतरिक रूप से। याद रखना बाह्य अभिप्रेरणा के अपेक्षा बनिस्बत आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत अच्छी होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत लंबे समय तक चलती है, बिना लालच के चलती है। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो कि नहीं मेरे को नौकरी लगाना है, अपने घर वालों का भविष्य अच्छा करना है, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा करना है, तब आप लंबे समय तक मैदान में टिके रहोगे। और आप केवल पैसे के लालच में नौकरी लगाना चाहते हो तो आपको पैसा कहीं और से मिलेगा, आप नौकरी वोकरी छोड़ के उधर पैसा कमाने लग जाओगे। तो बाहरी अभिप्रेरणा लालच के आधार पर, प्रशंसा के आधार पर। आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से, जो उद्देश्य के आधार पर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था का एज बताइए। जाहिर सी बात है, आपको 12 से 18, 11 से 17, 11 से 15, ये सब किसमें आएंगे, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। संज्ञान मतलब दिमाग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे। जीन प्याजे ने कहा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। ठीक है, तो जीन प्याजे बोले हैं कि भैया संज्ञानात्मक विकास में क्या नहीं आता, तो याद रखना। ठीक है, विचार, विचार कहां से करोगे जी, दिमाग से। ध्यान कहां से लगाओगे, दिमाग से। किसी चीज को अपने दिमाग में बैठाओगे, दिमाग से। भावनाएं किसमें आती है, भावनाएं भावात्मक रूप में आती है, किसमें, भावात्मक। ठीक है, इन चीजों तीनों को कॉग्नेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉग्नेटिव, कॉग्नेटिव, है ना। और भावनाओं को क्या बोलेंगे, अफेक्टिव। क्या, अफेक्टिव। ठीक है,
तो भावनाएं संज्ञानात्मक में नहीं आएगी, अफेक्टिव डोमेन में आएगी। भावनाएं अफेक्टिव डोमेन में, बाकी तीनों चीजें कहां आएंगी? कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? अब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज मतलब, लोकोमोटर मतलब हाथ पैर का ना चलना, कहीं भी अगर आपके हाथ पैर में प्रॉब्लम है तो आप लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आ जाओगे। अब ये बोल रहा है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में क्या निगेटिव है जो बच्चों को एडजस्ट नहीं करने देता? तो याद रखना, किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है, उसको अलग नहीं रखना है, उसको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, और यही सामान्य बच्चों के साथ पढ़ के वो सीखेगा और अपने आप को समाज में एडजस्ट कर पाएगा। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है क्या? इक्विटी नॉट टू इक्वालिटी, समता समानता नहीं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है इक्विटी, है ना। तो बच्चों को भैया सब बच्चों के साथ रहना है। अब कोई बच्चा विकलांग है तो भैया उसके लिए लचीला पाठ्यक्रम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, है ना। महत्वपूर्ण सहानुभूति रवैया रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बुनियादी, दुर्गम बुनियादी ढांचा, ये निगेटिव हो गया। अब एक बच्चा है, दुर्गम बुनियादी ढांचा मतलब बुनियादी ढांचा कठिन हो। एक बच्चा है जिसके दोनों पैर नहीं है, वो बच्चा व्हील चेयर से चलता है। अब स्कूल में सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं है, सीढ़ियां हैं, तो बच्चा अपने व्हील चेयर को सीढ़ियों में कैसे चढ़ाएगा? ये उसके लिए कठिन हो जाएगा ना। अगर रैंप रहेगा तो रैंप से बच्चा चढ़ सकता है, उतर सकता है। एक विकलांग बच्चा है जिसका क्लास सेकंड फ्लोर में है, बच्चा वहां कैसे चढ़ेगा? बताइए, है ना। कई लोग बोलेंगे लिफ्ट, भैया यहाँ प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, आप लिफ्ट की बात करते हो। तो भैया आपको दिव्यांग बच्चे का क्लासरूम कहाँ रखना है? नीचे रखना है। बुनियादी ढांचा ऐसा रखना है कि जो भी दिव्यांग बालक है उनकी पहुंच तक सुनिश्चित हो। ठीक है, पहुंच तक सुनिश्चित हो। तो दुर्गम बुनियादी ढांचा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों? क्योंकि ये बाधा डालेगा किसको? दिव्यांग बच्चे को पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में विकास होता है, कब तक होता है? विकास की बात कर रहा है भैया। मनुष्य में विकास जीवन भर होता है। जीवन भर मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता है, कोई ना कोई क्षमता अर्जित करता है। विकास जीवन भर होता है। और वृद्धि, वृद्धि एक समय तक होती है। वृद्धि एक समय तक होती है, सामान्यतः 21 से 24 साल तक वृद्धि चलेगी। उसके बाद वृद्धि बंद हो जाएगी, मेरा शरीर बढ़ना बंद हो जाएगा, मेरा हाथ पैर बढ़ना बंद हो जाएगा, मेरा पूरा शरीर डेवलप हो गया, अब शरीर नहीं बढ़ेगा। तो वृद्धि एक समय में रुक जाती है और विकास जिंदगी भर चलता है। इसीलिए वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, परिमात्मक होती है, और विकास गुणात्मक और परिमात्मक दोनों होता है। ऑप्शन डी। चलो, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसमें क्या है भैया? तो भैया जो विकलांग और दिव्यांग बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं, इनको क्या आप अलग स्कूल भेजोगे? बिल्कुल नहीं भेजोगे। इनको क्या समाज से अलग कर दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। इनको क्या करना है? समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। अब आप पूछोगे सर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो इसको कैसे पढ़ाएंगे? तो भैया आपको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है उसी कक्षा में, और दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करना है। उनकी विकलांगता के आधार पर स्पेशल एजुकेटर आएगा जो उनको उसी क्लासरूम में पढ़ाएगा, है ना, जहां सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। तो भैया शैक्षिक अवसर नियमित स्कूल में प्रदान करना है। किसी भी बच्चे को स्टेटमेंट आएगा, एक बच्चा सीखने में बहुत कमजोर है, आप उसके माता पिता से कंप्लेन करेंगे, टीचर से कंप्लेन करेंगे, मारेंगे, बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे। तो आपको बच्चों के साथ काउंसलिंग करना है, क्योंकि बच्चा ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बाल देवो भवा, बच्चा भगवान है और भगवान के अनुसार आपको चलना है। तो भैया बच्चे को कोई भी स्पेशल स्कूल नहीं भेजना है, सामान्य स्कूल में पढ़ाना है, इसलिए नियमित स्कूल। ठीक है, चलो इससे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, प्राइमरी में भी मिडिल में दोनों में आएगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन अपना एक ही है, जहां से पकड़ाता है वहां से पकड़ लो। अपने को पता है डिसकैलकुलेटिया गणित नहीं कर पाएगा, गणित नहीं कर पाएगा, डिसकैलकुलेटिया गणित नहीं कर पाएगा, डिसग्राफिया ग्राफ नहीं बना पाएगा, लिख नहीं पाएगा, है ना। अपने को पता है डिसलेक्सिया पढ़ नहीं पाएगा, डिसलेक्सिया पढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद डिसर्थ्रीसिया, क्या बोलने की क्षमता में कठिनाई। ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना। डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसग्राफिया ग्राफ मतलब लिखना, लिखने में, डिसकैलकुलेटिया कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, डिस्थीरिया बोलने में कठिनाई। ऑप्शन सी, इससे पोस्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, इसमें एक आएगा ऑटिज्म। ऑटिज्म को बोलते हैं स्वलीनता, बच्चा अपने में ही रहेगा, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें फंसने वाला काम है।
है ना। एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, एक विशेष शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? स्पेशल एजुकेटर किसके लिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जो समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ाएगा। उसको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन देखो, है ना। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना, हाँ ट्यूशन मतलब पढ़ाना, ठीक है। नियमित परीक्षण और आकलन करना, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। विद्यार्थियों को आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, क्या? इंडिविजुअल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं का संशोधन करें। बिल्कुल सही। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। मैं अभी बोला, समावेशी शिक्षा का नाम, ठीक है, समावेशी शिक्षा का नाम, है ना, समावेशी शिक्षा का नाम क्या है? इक्वेलिटी नहीं है, इक्विटी है। समानता नहीं है, समता है। तो भैया समान व्यवहार नहीं करना है, समता वाला व्यवहार करना है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर आप दिव्यांग बच्चों के साथ और सामान्य बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करोगे तो दिव्यांग बच्चों को कहां से एडवांटेज मिलेगा? ठीक है। तो याद रखना, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार नहीं करेगा, वो इक्विटी पे व्यवहार करेगा, समता के आधार पर व्यवहार करेगा। हेलो। हाँ, मेरे कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा। चल ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं बोल देता हूँ। हाँ। हम्म। हाँ। 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 चलिए, अवरोध के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा इमरजेंसी आ जाता है कभी कभी। चलो, तो एक विशेष शिक्षक, है ना, जो समावेशी शिक्षा में पढ़ाएगा, स्पेशल एजुकेटर सबको पढ़ाएगा। विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से एजुकेशन प्लान बनाएगा जो उनको समझ में आए। अब मेरे को भाषा पढ़ानी है, एक बच्चा जो दृष्टिबाधित है उसको अगर मैं सुन के पढ़ने बोलूंगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो ब्रेल लिपि से पढ़ेगा। तो उसके लिए अलग से एजुकेशन प्लान उसको करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? आकलन और निरीक्षण करना पड़ेगा।
पर सबके साथ वो समान व्यवहार नहीं करेगा, वो समता पर आधार नहीं, समानता पर आधारित व्यवहार नहीं करेगा, वो समता पर, है ना, नॉट टू इक्वेलिटी, क्या करेगा वो इक्विटी करेगा, इक्विटी वाला व्यवहार करेगा। इक्विटी मतलब आपका समता, इक्वेलिटी मतलब समानता। इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितना जरूरत है सहयोग का उसको उतना सहयोग देके आगे बढ़ाओ, और समानता मतलब सभी को एक समान सहयोग दो। तो समानता आधारित व्यवहार नहीं होगा, समता आधारित व्यवहार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, 1 2 3, इस टाइप के कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा इसको होल्ड करके बनाना है। रचनात्मकता और आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? देखिए, दो टाइप की सोच होती है। एक होती है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन को बोलते हैं इन द बॉक्स, है ना, इन द बॉक्स को, है ना, और अपसारी को चिंतन को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, अगर आपको कोई एक निर्णय लेना है, कोई एक निर्णय लेना है, कोई एक सॉल्यूशन निकालना है, तो आप सभी सॉल्यूशन का कंक्लूजन करके एक सॉल्यूशन निकालोगे, उसको बोलेंगे इन द बॉक्स, अभिसारी चिंतन। अब सारी चिंतन में क्या होता है, आप एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे अलग अलग तरीके से, मल्टीपल वे खोजोगे, तो वो क्या होता है, अपसारी चिंतन। तो जो अभिसारी चिंतन वाले होते हैं वो गणितज्ञ वैज्ञानिक होते हैं, वो कोई एक सर्वमान्य नियम निकालते हैं, और जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं वो कलाकार होते हैं, चित्रकार, गायक, रंगोली बनाने वाले। एक ही डिजाइन को अलग अलग तरीके से, गायक क्या करेगा, एक ही गाने को अलग अलग तरीके से गा देगा, है ना। तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी किस में आएगी, आउट ऑफ द बॉक्स में आएगी, उसको बोलेंगे अपसारी सोच, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाना है ना। तो भैया शिक्षक अधिकार अधिनियम आपका अनुच्छेद 21A, है ना, 2002 में 86वां संविधान संशोधन ठीक किया गया, किसमें, प्राथमिक स्तर पर। कितना, 6 से 14, बच्चा 6 साल में जाएगा आपका किसमें, प्राथमिक स्तर, है ना, बच्चा 6 साल में जाएगा पहली, और 8वीं तक 14 साल पढ़ेगा, है ना। तो इसमें अधिकतर प्राथमिक स्तर ही लेना है आपको, ठीक है। वैसे तो बच्चा 8वीं तक पढ़ता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14, है ना। चलिए यहां तक हो गया, प्राथमिक स्तर, यही आंसर लिया भी गया है, ठीक। पाठ्यक्रम अनुकूल प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करे, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, हमारे पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, पहला, ठीक है, आवश्यकता का निर्धारण करेंगे। अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करेंगे, दूसरा, ठीक है, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन की तकनीकों का चयन करेंगे, तीसरा, और लास्ट में उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, चौथा। तो इस सीक्वेंस में आपको जोड़ना है। मतलब ये पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए आप क्या करोगे, कैसे उसमें बदलाव करोगे। तो भैया सबसे पहले आवश्यकता देखोगे, है ना, उसके बाद आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करोगे, क्या चाहिए, उसके बाद क्या करोगे, तकनीकों का चयन करोगे, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और लास्ट में इंप्लीमेंट करोगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बी डी सी, ए बी डी सी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि, जो पिछड़े बच्चे हैं उनको क्या करना है, चलो एलिमेशन मेथड लगाते हैं। कक्षा में अलग बैठाएं, निगेटिव वर्ड है तुरंत काट दो। समावेशी शिक्षा की बात है, कितना भी कैसा भी बालक हो उसी क्लास में पढ़ेगा। बहुत सारे लिखित कार्य दे, बिल्कुल नहीं, होमवर्क देना ही नहीं है ना, उन्हें अनदेखा करें, निगेटिव वर्ड है, ये सब निगेटिव वर्ड है भैया। बच्चे को भगवान मानना है, बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए काम करना है, उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करो और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ऐसे बालक जो कक्षा से कटे कटे रहते हैं, वंचित वर्ग के, उनको कक्षा में क्या करना है, समायोजित करना है। उसके लिए क्या करोगे, उसको अब उससे बातचीत करोगे, उनकी आवश्यकता को जानोगे, उनकी पृष्ठभूमि को जानोगे, फिर उसको क्या करोगे, बातचीत के जरिए सभी के साथ समाहित करोगे। अगर अलग कर दोगे तो मतलब ही क्या है फिर। चलो ये आपका सीडीपी हो गया। अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या बताओ जो बिना रुकावट से बोल सकते हैं। सीधा घुमा क्वेश्चन पूछ दिया। हिंदी में कुल जो उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, 11, और लेखन के आधार पर कितने हैं, 13, है ना। 11 में क्या, अम और आहा जुड़ जाता है, इसको अयोगवाह बोलते हैं।
तो उच्चारण के आधार पर 11, लेखन के आधार पर 13 स्वर है और उच्चारण के आधार पर ही स्वर को उपयुक्त माना गया है। चलिए, अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्द में से सही शब्द का चयन कीजिए। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोला जाएगा। पंखुड़ी, है ना, पंखुड़ी, पंखुड़ी सही कैसे लिखेंगे? ऑप्शन सी, पंखुड़ी सही ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अतिधन, अधिक, अत्यधिक में कौन सा स्वर संधि है? तो याद रखना, यण, जहां पे आधा या आधा व आ जाए, आधा या आधा व आ जाए, वहां होगा यण स्वर संधि। तो अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अत्याधिक, आधा वाला आएगा त और या वाला, तो यण स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? 2 मात्रा, दीर्घ स्वर संधि में बड़े स्वर, गुण में 1 मात्रा, वृद्धि में 2 मात्रा, आयादी में पवन भवन आ जाता है। ठीक है, बताएं इसको ट्रिक से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उस वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? जिसका जो शत्रु ना हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु, अजात शत्रु। और अजात शत्रु कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। भारत में अजात शत्रु किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भैया पूरा, है ना। चलो, शब्द और उनके ओरिजिन को पहचानो। तो सबसे पहले जहां से पकड़ा है, चारपाई अपना लोकल शब्द है, चारपाई देशज शब्द, है ना। डायरी अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी भाषा का। अफसोस, अफसोस आपका है फारसी शब्द, अफसोस कैसा शब्द है? फारसी शब्द, है ना। और अखबार, अखबार है अरबी शब्द। ठीक है, तो इस अनुसार आंसर हो जाएगा आंसर सी। पहले का चारपाई का देसी, बी का चौथा अफसोस फारसी शब्द, डायरी सी विदेशी शब्द, अखबार आपका अरबी शब्द। ठीक है, चलिए घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। घोड़ा, घोड़ा को क्या बोलते हैं? हस्य तुरंग, है ना, है ना। तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा। ठीक है, तुरंग मतलब घोड़ा। अब आ जाओ दंती, दंती बोलते हैं हाथी को, दंती बोलते हैं हाथी को। सुरभि मतलब होता है सुगंध, सुगंध, है ना। सुरभि मतलब होता है सुगंध, और गाय को भी सुरभि बोलते हैं, सुरभि सुगंध और गाय। पिक, पिक मतलब होता है कोयल, क्या? कोयल। और हाथी को क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाथी को बोलते हैं द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है 2 बार पानी पीने वाला, क्या? 2 बार पानी पीने वाला, है ना, ये वाला द्वीप। और ये वाला द्वीप का अर्थ होता है टापू, है ना। ये पूछ दिया है, छोटा ई की मात्रा द्वीप, 2 बार पानी पीने वाला हाथी, बड़ा ई की मात्रा द्वीप टापू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भैया? दिए गए तत्सम शब्द का तद्भव, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनिए। तद्भव का तत्सम सुनना है। पैर है तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो हिंदी संस्कृत से बदल कर हिंदी में आए हैं, है ना, पर उसका अर्थ वही है। और तत्सम मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं हिंदी में भी वैसे लिखे जाते हैं। तत्सम वहां जैसा था यहां वैसे ही है, तत्सम। तद्भव वहां अलग था यहां अलग है, भाव एक ही है, तो तद्भव बोल रहा है। तद्भव पैर, पैर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? पद, पद, है ना, पद, पद मतलब पैर। ठीक है, पत्र, पाषाण, पाषाण संस्कृति है, पर्यक संस्कृत है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो पैर का संस्कृत शब्द हो, पद। अगला क्वेश्चन, जो शब्दांश शब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखो, उपसर्ग, उपसर्ग आगे, प्रत्यय, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, तो क्या बोलेंगे? उपसर्ग, है ना। नीलकमल, नीलकमल शब्द संधि समास से तो क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं भैया, 30 क्वेश्चन में से 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। नील शब्द में से कौन सा समास निहित है? नील शब्द, नीला है, सॉरी नीलकमल, नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है? नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, है ना। क्या बता रहा है ये? विशेषण विशेष वाक्य है। नील क्या है? विशेषण, जो विशेषण विशेषता बता रहा है। विशेष से क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता। तो ये किसमें आता है जी? ये आता है कर्मधारय समास में। किसमें आता है? कर्मधारय समास में। विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान कर्मधारय समास में, डिटेल में पढ़े हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही मिलान करिए।
बहुत बढ़िया, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, जो पढ़ता है भैया उसी से बनते हैं, ओरिजिनल कंपटीशन पैदा करते हैं ये शब्द। ठीक है, चलो अब कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ई पाए बौरायजन ई खाए बौराय। कनक मतलब होगा आपका सोना और धतूरा, और क्या होगा गेहूं। ठीक है, उसके बाद पानी है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का अर्थ क्या होगा, जल और चमक। पानी का अर्थ जल के लिए जल, मोती के लिए चमक, और चून के लिए चूना। ठीक है, गति, गति मतलब क्या होता है, हालत और चाल। ठीक है, हालत और चाल। अर्थ मतलब पैसा और मतलब। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। दिए गए प्रत्ययों का मिलान कर, बहुत बढ़िया, ये लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्रत्ययों का मिलान कर शब्द बनाइए। ठीक है, चलो आवट, आवट मतलब सजावट, आवट से सजावट। अक्कड़, अक्कड़ मतलब घुमक्कड़। औना, औना मतलब बिछौना। इयल मतलब अड़ियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा सी। ये क्लास 1 to 5 का जो टेट का एग्जाम हुआ था 23 जून 2024 को, उसका सीडीपी और हिंदी का है। ठीक है, पीवाईक्यू है ये, और ये आपको समझने के लिए कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन गिर सकते हैं एग्जाम में। दासता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। देखो दास, दास है संज्ञा, संज्ञा से भाववाचक बना लो दासता, तो कौन सा आएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलो भाववाचक संज्ञा। अगला, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, जिसे देखो लेवल का क्वेश्चन है, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, कौन सा सर्वनाम है। देखो ज्यों त्यों, है ना, यद्यपि तथापि, जैसा वैसा, जिसे वैसे, ये सब किसमें आते हैं, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन, तुम बहुत मिठाई खाते हो, तुम बहुत मिठाई खाते हो में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक नहीं, अच्छा बुरा काला बोलता तो गुणवाचक। संख्यावाचक बहुत, बहुत कोई संख्या नहीं होती है। सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम विशेषण की तरह होता है, जैसे वह बालक रो रहा है, वह बालक काला है। ठीक है, तो बालक को बता रहा है काला है, कौन, वह, तो वो सर्वनामिक हो जाएगा। ये भी नहीं है, क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्यों, क्योंकि यहां बहुत क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, परिमाण क्या है, मिठाई है, बहुत अनिश्चित परिमाण मतलब बहुत। ठीक है, निश्चित नहीं है पर वो खाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए वाक्य के कौन से अंग होते हैं, वाक्य में क्या होता है भैया अंग, तो याद रखना वाक्य में उद्देश्य और विधेय अंग होते हैं। हम जब वाक्य विचार पढ़ते हैं तो इसको पढ़ाया हूं मैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। तो वाक्य में क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता और उसके क्या, कर्ता और उसके विस्तार, ये किस में आएंगे, उद्देश्य में। और विधेय में क्या आएंगे, विधेय में क्या आएगा, विधेय में आएगा क्रिया, क्रिया और उसका विस्तार। अब जैसे राम ने रावण को मारा, तो उद्देश्य में क्या आ जाएगा, राम ने, कौन है, कर्ता, है ना, रावण को मारा, तो ये मारा किस में आ जाएगा, विधेय में, क्रिया में। उद्देश्य और विधेय 2 भाग होते हैं, जिसके जो काम करता है कर्ता उद्देश्य, और जो क्रिया होती है विधेय। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कौन सा वाक्य है ये भैया, देखो ये क्या बता रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, परिश्रम करोगे तो पास होगे, ये संकेत है कि भैया ये करोगे तो ऐसा होगा, ऑप्शन डी संकेतवाचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय 1 गरम कप चाहिए, मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए, मुझे 1 कप गरम चाय चाहिए, ऑप्शन सी। ये तो सरल है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, भैया मतलब आम तो खाए, पैसे से आम लिए, आम तो खाए, गुठलियां भी बिक रही है, दोहरा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आम गुठलियों के दाम। अब इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि मैंने योगेंद्र साहू क्लासेस से
सीजी टेट की तैयारी की और मेरा सीजी टेट क्लियर हो गया। ये तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। चलो ऑप्शन सी हो गया। दिए गए मुहावरों का समुचित मिलान करिए। चलिए अब जहां से समझ में आता है, आंखों में खटकना मतलब नफरत करना, बुरा लगना। ठीक है, हाथ दो बैठना मतलब गंवा जाना, खो देना, है ना। हाथ लगना मतलब मिल जाना, बल्लियां उछलना मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, दिए गए शब्दों को जमाइए। ठीक है, क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो तीसरे से चालू करिए, अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन डी, मतलब अल्पज्ञ जो होता है वो बहुत ज्यादा बात करता है, जिसको कम ज्ञान होता है ना वो बहुत ज्यादा बोलता है, जो ज्ञानी आदमी है वो नहीं बोलता। उसी प्रकार जैसे एक जो गगरी है पूरी भरी रहेगी तो छलकेगी नहीं, आधी भरी रहेगी तो बहुत ज्यादा छलकी रहेगी। इसी को बोलते हैं घुना चना बाजे घना। ठीक है, अल्पज्ञ क्या? बहुत ज्यादा बात करना, दिखावा करना, है ना। स्वयं अपनी हानि करना, स्वयं अपनी हानि करना, क्या? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो, मैंने सीजी टेट की तैयारी योगेंद्र साहू क्लासेस से नहीं की। ये तो वही हुई कि मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी, है ना। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता, देखो आ गया आपका हिंदी पेडागोजी। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है जन्मजात। ठीक है, याद रखना, नोम चोमुस्की बोले हैं, बच्चों के दिमाग में एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, आप उसके अंदर क्षमता डालते नहीं हो। उसके दिमाग में एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसी डिवाइस के थ्रू वो क्या करता है? भाषा सीखता है और व्याकरण भी सीखता है। ठीक है, बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने की अवधारणा बनाने में सक्षम होते हैं। बच्चे तर्क करने की अवधारणा बनाने में कब सक्षम होते हैं भैया? ऑप्शन सी, क्या? 7 से 11 वर्ष, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है भैया? तो क्या है? वर्णमाला चार्ट। वर्णमाला चार्ट को बच्चे लोग देख देख के सीख जाते हैं। गणित और ये सब पढ़ाने के लिए खेल सामग्री अच्छी है, हिंदी पढ़ाने के लिए वर्णमाला और चार्ट ज्यादा जरूरी है प्राथमिक स्तर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। भैया बच्चा भाषा कैसे सीखेगा जी? सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा। बच्चे की बात कर रहा है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? अनुकरण करके। तो अनुकरण किससे करता है? अपने माता पिता समाज से। ठीक है, तो सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा बच्चा सबसे ज्यादा भाषाई विकास करता है। ठीक है, आज हमारा अंग्रेजी का भाषाई विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे समाज में अंग्रेजी बोलते ही नहीं, हम हिंदी बोलते, छत्तीसगढ़ी बोलते, वो हमारा विकास हो गया है। और वही आप जाओगे साउथ में तो वहां पे हिंदी का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी बोलते, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो बच्चों में सबसे ज्यादा भाषाई विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में बोल बोल के, सीख सीख के। ठीक है, प्राथमिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। बच्चों को आप शुरू में लिखना कैसे सिखाओगे जी? डायरेक्ट वर्णमाला लिखा दोगे क्या? नहीं, आड़ी तिरछी लाइन खिंचवा कर, खींचो, जो लाइन खींचना है खींचो, तभी बच्चा पेन पकड़ना सीखेगा और लिखना सीखेगा। ठीक है, यहां तक हो गया, पेन पकड़ना सीखेगा और लिखना सीखेगा। ठीक, चलो अगला, पढ़ना व सुनना कौशल मुख्य रूप से निहित होता है। पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से क्या निहित होता है? बताइए भाई, पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से क्या निहित होता है ना। पढ़ने और सुनने के लिए लय और हाव भाव का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ना और सुनना कौशल होता है समझ होना। कैसे? क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों कौशल कौन सा है? ग्रहण कौशल। ग्रहण मतलब आप पढ़ते हो तो भी ग्रहण करते हो, सुनते हो तो भी ग्रहण करते हो। तो इसमें आपको समझ होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो। ग्रहण कौशल के कारण यहां होगा ऑप्शन बी, समझ होना, और यही ऑप्शन लिया गया है। दोनों ग्रहण कौशल है और दोनों में समझ का होना बहुत आवश्यक है।
ठीक है, भाषा सीखने के चरण क्या होते हैं? LSRW। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर आपका पढ़ना और फिर लिखना, है ना। तो बच्चा कैसे सीखता है भाषा? सबसे पहले सुनेगा, जब सुनेगा तो बोलेगा, बोलेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो लिखना, लिखना सबसे आखिरी में है, LSRW। ठीक, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच होनी चाहिए। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच होनी चाहिए। सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन में CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ना। पाठ आधारित प्रश्न नहीं, उसमें बच्चा उतना ही लिख पाएगा जितना पाठ में है। वस्तुनिष्ठ में लिखता नहीं है भैया, गोला करता है ना। सुलेख में वो अच्छा लिखेगा, बस अच्छा लिखेगा। खुले प्रश्न में क्या होगा? अपने विचारों को लिखेगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा और उससे आप उसकी भाषा का आकलन कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोला मुझे मार पड़ रहा है, कोई बच्चा बोल रहा मुझे दंड मिल रहा है, तो किसकी भाषा उत्कृष्ट है? दंड वाले की ना। तो जब बच्चे को खुले विचारों को लिखने दोगे तब उसकी भाषा कौशल आपको समझ में आएगी। आखिरी क्वेश्चन, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई आकलन में मात्र, निगेटिव को काटते हैं, चलो, भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए भैया, गलत है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होना ही नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड होना है ना। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है, नहीं भैया, टीचर के लिए भी, क्योंकि एक टीचर पास होता है, एक बच्चा पास होगा तो टीचर पास होगा, एक बच्चा फेल होगा तो टीचर भी फेल होगा, है ना। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है, बिल्कुल परखा जा सकता है, क्योंकि भाषा ही सभी विषय को सीखने का माध्यम है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए आज के 60 क्वेश्चन, 30 CDP के, 30 हिंदी के। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, हमारी संस्था के द्वारा टीचर के भर्ती के एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है और CTET CGTET की भी तैयारी कराई जा रही है। अब तो CGTET तो कुछ दिनों बाद ही है, तो आप CGTET के लिए अपने तैयारी को परखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट हैं, जिसमें 10 सब्जेक्ट वाइज है और 5 फुल लेंथ है। ठीक है, मात्र 149 रुपए में पेपर 1 और 2। इसके लिए आप संस्था के नंबर 8770-123 पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये क्लासेस देख रहे हैं आप, इनके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो सब इंस्पेक्टर का प्री होगा उसकी भी क्लास हमारी संस्था के द्वारा चलाई जा रही है। तो अगर आप किसी भी क्लास के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करिए। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये क्लास, कितनी आपके लिए इफेक्टिव है, हम और क्या ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।